कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो समझ में आ गया 344। राजभाषा आयोग क्यों गठित किया गया? इसका उद्देश्य था, जो भारत में हिंदी भाषा का विरोध हो रहा था दक्षिण में, उन्हें कहा यदि हम बचपन से बच्चों की शिक्षा में त्रिभाषाई फार्मूला को लागू कर दें, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ वहां की स्थानीय भाषा को भी शामिल कर दें, तो बच्चे धीरे धीरे हिंदी सीख जाएंगे। तो विरोध किस चीज का? विरोध तो यही है ना। अगर आप कोई चीज को जानते हैं तो आपको लागू कर दिया, कोई विरोध नहीं है। यही बात है, समझ गए? त्रिभाषाई फार्मूला क्या था? हाँ, यही बात है, यही बात सरकार चाहती भी कि इसको हम लागू कर दें। चलिए देखिए, दो आर्टिकल आपको यहां पढ़ना। एक तो 343 जिसमें हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया है। 344 में लिखा है कि सरकार समय समय पर राजभाषा आयोग का गठन करेगी, और राजभाषा आयोग का गठन किया भी गया 1955 में। ठीक है, अगला बात आइएगा। जैसे आर्टिकल बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 350A, ए में यह लिखा गया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही शुरू हो। मातृभाषा में दी जानी चाहिए, भाषा में ही दी जाए। मातृभाषा समझते हैं, मदर टंग। क्यों लिखा है बात? लेकिन मातृभाषा में देने की बात इसलिए सरकार ने किया, जो इसमें लिखा, इसको जोड़ा कि बच्चे सीखने के लिए अपनी मदर टंग में ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। भाई, जो आपका मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, हिंदी में सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका जो परिवेश है, माहौल है, वो हिंदी नुमा है। भाई, आप अंग्रेजी बचपन से पढ़ रहे हैं, आपके लिए पहले अंग्रेजी किताब आ रही होगी पढ़ने के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, आप वही शुरू किए होंगे। लेकिन आज तक अंग्रेजी बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए भाई? एटमॉस्फियर नहीं था, वातावरण, परिवेश नहीं था। अगर यही बात आपके घर में लोग अंग्रेजी बोलते होते तो आज आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते होते। अब 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के जा रहे हैं अंग्रेजी में, घर में पहुंचे 20 घंटा में अली गली बतिया रहे हैं। तो जो आप सीख के गए थे वो 20 घंटा में गायब हो गया। तो यही बात इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात लिखा कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा तभी प्रभावशाली होती है जो वातावरण को जोड़े, एटमॉस्फेयर को जोड़े। अभी आप ही हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, अभी आपको इंग्लैंड भेज दिया जाए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, सीख जाएंगे भाई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई। यहीं के लोग जाते हैं, बंबई जाते हैं कमाने, वहां देखोगे गाड़ियां चलाते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में लगाते हैं, अंग्रेजी बोलना टूटी फूटी सीख जाते हैं, कम गो ये सब जान जाते हैं। क्यों जानते हो? वो सीखते ही ले है कि कोई फॉरेनर जब आता है, ऐसे ही ड्राइवर को प्राथमिकता देता जो अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानता हो। भाई, गाड़ी में बैठेगा, बातचीत तो कुछ करवे करेगा। माने कोई लोकेशन पूछा और ना बता पाए तो काहे गाड़ी में बैठेगा भाई, स्वाभाविक होता है। चलो, तो ये समझ लो। अगला लिखो, आर्टिकल अनुच्छेद 351। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का विकास करेगी।
विकास करेगी। जब सरकार समय समय पर क्या करेगी, हिंदी के विकास के लिए काम करेगी। अब आप सुनते होंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, बैठक होती है। हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और इस 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है, तो सरकार, इसमें लिखा है कि भारत सरकार या भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का विकास करेगी। आज आप देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, अंग्रेजी है। नंबर 1 पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर मंदारिन चीनी भाषा है, और तीसरे पर हिंदी है, और चौथे पर स्पेनिश है। ये 4 क्रम से भाषाएं हैं। अगर पूछे विश्व में सबसे अधिक भाषा कौन बोली जाती है, अंग्रेजी, दूसरे नंबर मंदारिन या चीनी है, तीसरे पर हिंदी है, और चौथे पर स्पेनिश है। ध्यान रखिएगा। अब सरकार का है कि इंटरनेशनल स्तर पर, चूंकि क्या है आज हिंदी का विकास न होने का कारण क्या है कि तमाम सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए जा रहे हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी में है। अब ऐसे मामले में क्या होता है, किताबें ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम में अच्छी हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हिंदी मीडियम। अदालतों की भाषा देखिए, अदालत के फैसले ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। तो अब होता क्या है, भले हम हिंदी की बात करें, हिंदी की बड़ी हम तारीफ करें, लेकिन हमारे राजनेता, हमारे न्यायालय या हमारे लोग ही जब हिंदी का प्रचार नहीं कर पा रहे, तो हिंदी कैसे इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचेगी। जब आप नहीं बोलेंगे, हमारे यहां सबसे पहले व्यक्ति विदेशों में बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनो के मंच पर हिंदी में भाषण दिया। ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनो में गए थे और हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। आज मोदी भी करते हैं, ज्यादातर हिंदी में ही भाषण देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे इसके पहले मनमोहन सिंह थे, हिंदी जनमन करते थे, हिंदी बोलते जब बीमार टाइप के हैं। भाई जरूरी है कि अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश का मुखिया हिंदी नहीं बोलेगा, अपनी भाषा नहीं बोलेगा, क्या अमेरिकन आएगा हिंदी तो बोलेगा आपका। तो ये बात है। तो लिखा तो है अनुच्छेद 351 में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास करेगी, और कर भी रही है, कोशिश कर भी रही है। अब है क्या, तमाम चीजों को हमें डेवलप करना पड़ेगा। जैसे जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, हमें ज्यादातर हिंदी में मैटर मिले, हम हिंदी ज्यादा सीखेंगे, इसको समझ गए। तो इसमें 4 अनुच्छेद राजभाषा में है, ध्यान रखिएगा जो भाग है। एक पूछा जाता 343 हिंदी राजभाषा होगी। 344 जब पूछा था राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 350 ए में जोड़ा गया है कि बच्चों की शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। और 351 लिखा है भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास करेगी। तो ये बातें हैं। अब आते हैं इसके बाद जो होता है भाग 18, बड़ा महत्वपूर्ण भाग है 18। भाग 18 है आपात उपबंध। कहां लिया गया आपात उपबंध? हाँ, ये भाग जो है जर्मनी से लिया गया है, जिसको पहले नाम जानते थे पश्चिम जर्मनी। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। जब पूछे भाग 18 क्या है, तो बताना आपात उपबंध है। आपात उपबंध 3 प्रकार का है। एक है पहला राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। ये 352 में, अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपात। ठीक। दूसरा लिखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, शासन।
ये लिखा है 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तीसरा लिखा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी, 360। अब देखिए प्रश्न आएगा कितने प्रकार के आपात उपबंध होते हैं? 3 हो गए। एक लिखा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, 352। दूसरा लिखा गया राज्यों में प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन, 356। तीसरा लिखा है वित्तीय आपात, 360। देखिए इसमें होता क्या है, यदि भारत या विदेशों से युद्ध हो रहा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, सेना विद्रोह कर दे। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है हमारी जो आर्मी है ये विद्रोह कर दे, तो पूरे भारत में या कुछ क्षेत्रों में, देखिए ऐसा नहीं जो पूरे भारत में हो, कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। लिखो मत बेटा, लिखवा देते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। लेकिन यहीं पर एक शब्द लिखा है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के पहले राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मांगेगा। नहीं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद शब्द यहां नहीं लिखा हुआ, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, कैबिनेट की सलाह लेगा। अब जानते क्यों लिखा गया कैबिनेट? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर दिया और उन्होंने कैबिनेट से कोई मंजूरी नहीं लिया, मंत्रिमंडल से कोई मंजूरी नहीं लिया। अब इसमें कहा गया पहले आप मंत्रिमंडल से मंजूरी लीजिए, तब आप राष्ट्रपति को सलाह दीजिए। क्योंकि होता क्या है, सारी शक्तियां तो मंत्रिपरिषद में निहित हैं। अब आपने उससे सलाह नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने मनमाना किया, उसने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की सलाह राष्ट्रपति को दे दिया और राष्ट्रपति लगा दिया। इसीलिए जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया कि अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो कैबिनेट से वो सलाह लेगा, उसके बाद ही वो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। क्योंकि इसी में एक शब्द पहले था, सशस्त्र विद्रोह नहीं था, ये यहां लिखा था आंतरिक अशांति शब्द। आंतरिक अशांति शब्द यह सरकार को लगता है इंटरनल तोड़फोड़ हो सकती है, देश में अंदर कहीं विद्रोह हो सकता है, जैसे अभी नेपाल में हुआ। नेपाल में क्या हुआ, वहां छात्रों का गुस्सा था, छात्रों ने देखा सरकार को उखाड़ फेंका ना। तो ऐसा कभी मामला आता है तो पहले शब्द लिखा था आंतरिक अशांति। हुआ क्या, इंदिरा गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो विरोधी नेता थे, जो उनके विरोधी लोग थे, उनको बंद करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दिया। आंतरिक अशांति के आधार पर उन्होंने लोगों को जेल में डाल दिया और उस समय मीसा कानून लगा दिया गया। ये कानून क्या हम बता रहे हैं हमारे साहब। देखिए, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा तो 6 महीने तक लागू रहेगा। ये 6 महीने के अंदर फिर उसे संसद ने पारित कर दिया, फिर 6 महीने होगा। ऐसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर मान ले बहुत लंबा चल गया, युद्ध बहुत चल रहा है, जैसे भाई भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा तनाव था, अगर युद्ध शुरू हो जाता कायदे से तो सरकार इसके आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता था, नहीं किया नहीं गया था। ध्यान रखिएगा, कोई नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई थी और अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। 62 से लेकर 66 तक चला था वो, क्योंकि चीन से हमने 1962 से 63 तक लड़ाई की थी,
फिर 65 से 66 तक हमने लड़ाई की पाकिस्तान से। इस दौरान नेशनल इमरजेंसी लागू थी। तो पूछ देता इसी पर कि 1962 में जब राष्ट्रीय आपात युद्ध के आधार पर लगाया गया था, किस राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की थी? नहीं, उस समय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह अक्टूबर में चूंकि युद्ध हुआ था, जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। जुलाई तक जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जुलाई के बाद चुनाव जब हुआ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962वें राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो उन्होंने ही अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की पहली बार। 1962 लेकर 1966 तक चला। दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात शुरू हुआ 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 1972 तक चला। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात। 1971 में किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी? हाँ, 71-72 की बात कर रहा हूं। 1971 में बीबी गिरी थे। कहां जाकिर हुसैन थे? बीबी गिरी थे, ध्यान रखना। तीसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात। चूंकि होता क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो दूसरा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1971 में बीबी गिरी ने किया। ठीक है, ठीक। तीसरा राष्ट्रीय आपात जो 1975 में इंदिरा जी ने लगाया 25 जून 1975 को, तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। तो 3 बार अभी तक भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, ध्यान रखिएगा। कब कब? पहली बार 1962 से 66 तक, फिर 71 से 72 तक, फिर जो है 75 से 77 तक, और अभी सुना होगा 25 जून को ही वर्तमान केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाना शुरू किया। पिछले साल से, पिछले साल 2024 से संविधान हत्या दिवस की शुरुआत उन्होंने किया। क्यों किया जान लीजिए कि तमाम विरोधियों को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाल दिया और उनके ऊपर मीसा कानून लगा दिया। मीसा कानून में क्या था? जमानत का प्रावधान नहीं था, नॉन अवेलेबल था, जिससे यह आशंका हो कि वो देश में अशांति पैदा कर सकता है। इस संदेह के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। हाँ, नहीं छूटे। जब 1977 में इमरजेंसी घटी और चुनाव हुआ तो इनमें इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव को हार गई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई साहब। ठीक, अगला आते हैं। समझ में आए? लिखवा देंगे बेटा, तो हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है।